तकरीबन 2:15 बजे इलियट को मेरे पास पहुंचा दिया गया। उसके हाथों में हथकड़ियां वगैरह नहीं थी, लिबास भी ठीक ठाक ही पहने हुए था और चेहरे से मुज़महिल नजर आता था। उसने मुझे गहरी निगाहों से देखा। मैं जानता था कि वो मुझे मेरी अपनी शक्ल में कभी पहचान नहीं सकेगा और मैं उसे अपने बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझता था। मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठकर उसने खुश्क लहजे में कहा, जी क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैंने कहा, मिस्टर इलियट, मैं आपके बारे में खासी मालूमात रखता हूँ, चुनाचे आप ये कहने में हक बजानिब नहीं होंगे कि जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ उसका आप जवाब नहीं दे सकते। वो बोला, मिस्टर, आपका कोई भी नाम हो, मुझे उससे दिलचस्पी नहीं है। अलबत्ता इतना मैं जानता हूँ कि आप अरबों के मफादात के हामी हैं। मुमकिन है अरब ही हों या मुमकिन है किसी और नस्ल से ताल्लुक रखते हों। मैं अपनी बाजी हार चुका हूँ और किसी किस्म की मज़ाहमत का इरादा नहीं रखता, क्योंकि मेरा मुस्तकबिल मेरे सामने है। अगर आप चाहें तो इस बात पर यकीन कर लें कि जो कुछ आप पूछेंगे मैं अपने तौर पर उसका सही जवाब दूंगा। मैंने कहा, मैं भी इसी का कायल हूँ इलियट, कि अगर बाजी अपने हाथ से निकल जाए तो फिर जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। उसने कहा, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैंने बगैर किसी तमहीद के सवाल किया, स्टीफन ब्राकोडा कहाँ है? इलियट अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर उसने कहा, ऑफिसर, क्या आप स्टीफन ब्राकोडा के बारे में मुकम्मल तफसीलात जानते हैं? मैंने मुख्तसरन कहा, किसी हद तक। वो बोला, जो कमी है वो मैं पूरी किए देता हूँ। स्टीफन ब्राकोडा जिस पाए का इंसान है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसराइली हुकूमत ने अमरीकी ताउन के साथ स्टीफन ब्राकोडा को लाइन ऑफ क्रूजल का मुकम्मल कंट्रोलर बनाकर भेजा है और यहाँ सहराए आज़म में अरबों की मुश्तरका काविशों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, बेशक उसमें मुख्तलिफ इदारे मुलव्विस हैं और बाज़ इदारे सिर्फ अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन स्टीफन ब्राकोडा उनमें सबसे नुमाया हैसियत रखता है। किसी भी इदारे की कार्रवाइयों को वो ख़त्म कर सकता है या उन्हें अहकामात दे सकता है कि वो उसके मशवरे के मुताबिक काम करें, और उन तमाम इदारों के लिए यही हिदायत है कि वो स्टीफन ब्राकोडा से मुकम्मल ताउन करें। इस तवील गुफ्तगू से मेरा मकसद ये है कि स्टीफन ब्राकोडा बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक है, और क्या आपके ख्याल में मुझ जैसा छोटा आदमी उसका पता जानता होगा? मैंने कहा, लेकिन कम से कम आप मुझे उन ज़राए के बारे में तो बता सकते हैं जिनके तहत आपका या आपके आला अफसरान का राब्ता स्टीफन ब्राकोडा से हो जाता है। वो बोला, मैं अपनी टीम में 5वें दर्जे का आदमी था। मुख्तलिफ मदारिज मुकर्रर किए गए थे इस सिलसिले में, और हर दर्जे का आदमी अपने तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देता है। मैं सिर्फ उन अहकामात की पाबंदी करता था जो मुझे 4थे दर्जे के आदमी से मिलते थे। आप यूं समझ लीजिए कि स्टीफन ब्राकोडा इस मंसूबे का चीफ है। इसके बाद बात नंबर 1 पर आती है, फिर 2, 3, 4 और 5, इसी तरह 6, 7, 8 नंबर भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। 8 नंबर के लोग वो हैं जो सिर्फ गोलियां चलाते हैं जिस समत और जिस तरफ उनका रुख फेर दिया जाए। तो मैं 5वें दर्जे का इंसान 4 आदमियों के अहकामात के बाद अपना काम सरंजाम देता था। भला मुझ जैसे आदमी को स्टीफन ब्राकोडा के बारे में कुछ मालूमात हो सकती हैं। मैंने कहा, तो तुम किसी नंबर 1 का पता बताओ जिससे मैं राब्ता कायम कर सकूं। वो बोला, आप यकीन कीजिए, मुझे किसी नंबर 3 का पता भी मालूम नहीं है। हमारा राब्ता उमूमन ट्रांसमीटर पर रहता है, और अगर कभी बराह रास्त राब्ते की जरूरत पेश आ भी जाए तो 4 नंबर किसी इत्तला के बगैर खुद 5 नंबर तक पहुंच जाता है। मैंने कहा, तुम अदम ताउन कर रहे हो इलियट? वो बोला, नहीं, एक ऐसी हकीकत बयान की है मैंने आपसे जो बाहर तौर हम तक ही महदूद है। मैंने कहा, वैसे कम से कम अपना अंदाजा तो बता सकते हो इलियट? तुम्हारे ख्याल के मुताबिक स्टीफन ब्राकोडा कहाँ हो सकता है? वो बोला, किसी इंतहाई महफूज मकाम पर, किसी ऐसी जगह जहां उसके खिलाफ कोई साजिश या कोई कार्रवाई ना हो सके, और ऐसी जगह सहराए आज़म का कोई तारीख गोशा हो सकती है, क्योंकि स्टीफन ब्राकोडा सिर्फ दिमाग है, और दिमाग एक मखसूस हिस्से में बैठकर भी हर जगह अपना कंट्रोल कायम कर सकता है। बिल्कुल वही कैफियत है जो इंसानी दिमाग की होती है। आप यकीन कीजिए, मुझे स्टीफन ब्राकोडा के बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप मुझ पर कुछ तशद्दुद वगैरह करना चाहें तो बेहतर है कि ना करें। उसके जवाब में मैं मर जाऊंगा या आपसे झूठ बोल दूंगा। मुझे कुछ मालूम नहीं। इलियट के बयान में सच्चाई छलक रही थी। मेरे होंठों पर मायूस सी मुस्कुराहट फैल गई। मैं जानता था कि उसके बाद इलियट से इस बारे में कोई सवाल करना बेकार है। ताहम मैंने उससे मजीद कुछ सवालात किए, यानी ये कि उसकी जिम्मेदारियां क्या थीं और वो कौन से अहकामात थे जो स्टीफन ब्राकोडा की तरफ से जारी हुए थे, और उसके कौन कौन से अहकामात पर वो अमल कर चुका है। इलियट ने मुझे जाने बूझे बगैर अपनी उन तमाम कार्रवाइयों के बारे में बता दिया जिनमें मेरा जिक्र भी था, यानी वेस्टोनिया की हैसियत से। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे जाने की इजाज़त दी। इलियट शुक्रिया अदा करके खड़ा हो गया और फिर आहिस्ता से बोला, ऑफिसर, मुझे ताज्जुब है आप लोगों पर। आपने अभी तक हम में से किसी पर तशद्दुद नहीं किया। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ये एक अच्छी बात है। मैंने कहा, तशद्दुद की ज़रूरत पेश आएगी तो वो भी कर लिया जाएगा।
اور ایلیٹ کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو اسے لے کر یہاں آئے تھے اور اب باہر میرے آئندہ حکم کے منتظر تھے۔ وہ لوگ ایلیٹ کو لے کر چلے گئے۔ میں نے رات بھر غور و فکر کے بعد جو منصوبہ بنایا تھا، ایلیٹ کی ملاقات نے اسے ختم کر دیا، لیکن اس کے باوجود ایلیٹ نے کم از کم مجھے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ اسٹیفن براکوڈا کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ حقیقت تھی کہ اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں میرے پاس کوئی واضح لائحہ عمل نہیں تھا اور میں دعوے سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ بات بھی بار بار ذہن میں آتی تھی کہ یہاں سے ناکام واپسی مناسب نہیں ہے، اور پھر اب تو تمام لوگ اس بات سے واقف ہو چکے تھے کہ علی یار خان لائن آف کروزل کے تحفظ کے لیے مصروف عمل ہے۔ جس طرح ان لوگوں نے میری پذیرائی کی تھی اور مجھے نوازا تھا، اس کے پیش نظر یہ بات کسی طور میرے لیے مناسب نہیں تھی۔ کچھ نہ کچھ کوششیں تو کرنا ہی تھیں۔ ایک اجتماعی نشست میں مجھ سے اس سلسلے میں سوالات کیے گئے اور میں نے ہر سوال کے جواب میں یہی کہا کہ میں طویل عرصہ یہاں صرف نہیں کر سکتا، اور یقیناً یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ میں لائن آف کروزل کے ہر سیکٹر میں جا کر وہاں ہونے والی سازشوں کے بارے میں پتہ چلاؤں۔ میں صرف اسٹیفن براکوڈا پر ہاتھ ڈالنے کا خواہش مند ہوں تاکہ کم از کم ایک خطرناک شخصیت سے نجات مل جائے۔ اسی نشست میں مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا اس کے لیے میں نے کوئی جامع منصوبہ بنایا ہے، تو میں نے جواب دیا نہیں۔ بدقسمتی سے میرے ہاتھ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں لگ سکا جس کی بنیاد پر میں سیدھا اسٹیفن براکوڈا کی طرف رخ کر سکوں۔ یہی مجبوری مجھے صحرا گردی پر مجبور کر رہی ہے، اس وقت تک کے لیے جب تک کوئی ایسا سراغ ہاتھ نہ آ جائے جو براہ راست ہماری رہنمائی براکوڈا تک کر سکے۔ میں ایک بار پھر تنہا ہی اس مہم پر روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ میری اس بات پر کچھ لوگوں نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی۔ خود ابو حاتم نے میرے تنہا رہنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ علی ہم سب کے لیے قیمتی سرمایہ ہے، اور وہ ہر لمحہ اس خدشے کا شکار رہتے ہیں کہ کہیں علی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ علی سے یہ درخواست کی جائے کہ کم از کم اسٹیفن براکوڈا جیسی شخصیت کی تلاش کے لیے وہ خود کو تنہا نہ رکھیں اور اپنے لیے کچھ ایسے ساتھیوں کا انتخاب کر لیں جو ان کے معاون ہوں۔ جواب میں نے ابو حاتم سے کہا، میں کسی گروہ یا گروپ کو ساتھ لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن کوئی منصوبہ تو ہو کسی کے پاس۔ میں جب اپنے لیے کوئی منصوبہ نہیں رکھتا تو ان لوگوں کو کون سی لائنوں پر لگا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا؟ میں خود تو ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، لیکن دوسروں کو اپنی اس آوارہ گردی کا شکار بنانا میرے لیے تکلیف دہ ہو جائے گا۔ ابو حاتم نے کہا، مسٹر علی، آپ کے سلسلے میں ہم میں سے ہر شخص بہت کچھ سوچ رہا ہے اور ہم سب آپ کے اس موقف سے مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ آپ صرف اسٹیفن براکوڈا کو تلاش کریں، لیکن کچھ تجاویز ہم میں سے چند افراد کے ذہنوں میں بھی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو پیش کر دی جائیں گی، البتہ یہ آپ پر منحصر ہے کہ انہیں قبول کریں یا رد کر دیں۔ میں نے کہا، اگر یہ تجاویز قابل قبول ہوئیں تو یقیناً میں ان سے انحراف نہیں کروں گا۔ فاخرہ یعقوبی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر علی، آپ اسٹیفن براکوڈا کی تلاش میں صحرائے اعظم کے وسیع و عریض علاقے میں بھٹکتے پھریں گے۔ تنہائی بے شمار خطرات کو جنم دے سکتی ہے، کم از کم آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو آپ کی خدمت ہی کر سکیں۔ میں نے اپنے تمام ساتھیوں کی مدد سے ایسے چند افراد کا انتخاب کیا ہے۔ آپ اپنے طور پر ان ضروریات کے بارے میں بتا دیں جو آپ کو اس سفر کے لیے درپیش ہو سکتی ہیں۔ میں نے کہا، ضروریات کی عام اشیاء کے علاوہ اور کیا درکار ہوگا مجھے؟ وہ بولی، آپ کو صحرائے اعظم کے بیشتر ایسے علاقوں میں جانا پڑے گا جو دشوار گزار ہوں گے اور جہاں کوئی بھی مشینی ذریعہ کارآمد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ کے لیے گھوڑوں کی سواری منتخب کی گئی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، گھوڑوں کا سفر بھی میرے لیے دلچسپ ہوگا۔ وہ بولی، ایک شخصیت ہے جس نے شکایت کی ہے کہ علی نے اسے اپنے ذہن سے نکال پھینکا ہے، جس پر وہ بہت افسردہ ہے۔ میں نے پوچھا، کون؟ فاخرہ یعقوبی نے جواب دیا، برڈ۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی، کہا، ہاں، برڈ بلا شبہ ایک اچھا ساتھی ہے۔ اگر برڈ میرے ساتھ اس مہم پر جانے کی خواہش رکھتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بولی، شکریہ مسٹر علی، آپ نے گنجائش تو نکالی کسی کے لیے۔ دوسری شخصیت کا انتخاب جو میں نے ذاتی طور پر کیا ہے وہ میکنو ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میکنو خود بھی صحرائے اعظم کا باشندہ ہے، بہت سے قبیلوں کی زبانیں جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسی نمایاں خصوصیات اور بھی ہیں جن کی بنا پر وہ صحرائے اعظم میں امڑنے والے طوفانوں کی خبر دے سکتا ہے، انتہائی فاصلوں سے دلدلی علاقوں کو سونگھ کر بتا سکتا ہے، وحشی درندوں اور جانوروں کی بو سے ان کی شناخت کر لیتا ہے، اور پھر جسمانی طور پر وہ انتہائی طاقتور آدمی ہے۔ ایک ایسا شخص اس سفر میں آپ کی رفاقت کے لیے انتہائی موزوں رہے گا۔ یہ میرا انتخاب ہے، آپ اگر چاہیں تو اسے مسترد کر سکتے ہیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے فاخرہ، اب جب تم لوگوں نے یہ پروگرام بنا ہی لیا ہے کہ مجھے تنہا نہیں رہنے دو گے تو پھر میکنو کو قبول کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ وہ بولی، مزید شکریہ مسٹر علی،
तीसरी शख्सियत अपना तारुफ खुद ही करवा देगी। फाखरा याकूबी ने एक मौमर शख्स की तरफ देखते हुए कहा, जिसका चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख था और जिसकी दाढ़ी इंतहाई खूबसूरत थी। अच्छा खासा उम्र रसीदा इंसान था, लेकिन दराज कामत और तनुमंद। सफ़ेद सूट के नीचे उसने सुर्ख कमीज और सफ़ेद टाई पहनी हुई थी और उसकी शख्सियत काफ़ी जाज़िबे नज़र थी। वो बोला, मुझे जॉनथन कहते हैं। आप अगर मेरी उम्र का एहतराम करना चाहें तो मुझे प्रोफेसर जॉनथन भी कह सकते हैं। मैं अपनी अफादियत के बारे में आपसे सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि मैं बड़े काम की चीज़ हूँ। मसलन हर किस्म की फ्रीक्वेंसी पर मैं इशारती ज़बान समझ लेने की सलाहियत रखता हूँ। इसकी एक थ्योरी है मिस्टर अली। दरअसल मैंने दुनिया के बेशुमार खित्तों की ज़बानें सीखी हैं, जिनमें अफ्रीकी ज़बान भी शामिल है, और तकरीबन मैं आधी दुनिया की ज़बानें बोल और समझ लेता हूँ। हम जब कुछ कोड वर्ड्स तरतीब देते हैं तो उनमें हमारी समझबूझ और हमारी ज़बान शामिल होती हैं और उसी के तहत इशारती ज़बान तख्लीक होती है। अगर आप किसी मुल्क की ज़बान से वाकिफ़ हैं तो फिर उसके ईजाद किए हुए इशारती जुमले समझने में आपको आसानी हो सकती है। मेरे पास बेशुमार मुल्कों की सनदें मौजूद हैं जो मैं आपके मुलाहिज़े के लिए पेश कर सकता हूँ। प्रोफेसर जॉनथन ने एक ब्रीफ केस उठा लिया। मैंने हाथ उठाकर कहा, नहीं प्रोफेसर, आपकी शख्सियत असनाद के बगैर ही मुस्तनद है और इस तरह मेरे सामने अपनी तौहीन मत कीजिए। प्रोफेसर ने ममनूनियत की निगाहों से मुझे देखा, फिर बोला, मुहिमाती जिंदगी से मुझे दिलचस्पी है और मैं आपके लिए इंतहाई कारामद इंसान साबित हो सकता हूँ। हर किस्म के असलहे का इस्तेमाल और उसकी शनाख्त में मुझे महारत हासिल है। और इसके अलावा मैंने कहा, बस मिस्टर प्रोफेसर प्लीज, इससे ज्यादा आपका तारुफ जरूरी नहीं है। मैं इंतहाई खुलूस से आपको खुशामदीद कहता हूँ। फाखरा ने कहा, हमने आपके साथ जाने के लिए इन्हीं 3 अफराद का इंतखाब किया है और मेरे ख्याल में ये तादाद मुनासिब है। इस तरह आपकी इख्तिसार पसंदी भी कायम रहती है। मैंने कहा, हाँ, इस अहम मीटिंग में मैं ये ऐलान भी कर देना चाहता हूँ कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर ये जगह छोड़ दूंगा और अपनी मुहिम के लिए रवाना हो जाऊंगा। गाजी नासिर ने कहा, ठीक है, हम जो इंतजामात कर चुके हैं उनके तहत हम 24 घंटे से ज्यादा लेंगे भी नहीं, बल्कि अगर आप चाहें तो उससे कबल भी अपने सफर का आगाज कर सकते हैं। इस मरहले पर मैं आपको प्रोफेसर जॉनथन की एक और सिफत के बारे में बताना चाहता हूँ। वो जदीद असलहे के माहिर हैं और इंतहाई नामसाइद हालात में भी अपने लिए मौसर हथियारों का बंदोबस्त कर सकते हैं। आपके हमरा घोड़ों पर 10-10 पाउंड वजन मजीद होगा, जो पैदल सफर के दौरान आपको अपने शानों पर उठाना पड़ेगा। लेकिन ये 10 पाउंड वजन आप में से हर शख्स को उन जदीद हथियारों से मुसल्ला कर देगा जिनकी मदद से आप किसी भी मुसल्लाह ग्रुप से जंग कर सकते हैं। मैंने कहा, खूब, इसका मतलब है कि इस बार आप लोग मुझे बहुत मजबूत करके भेजना चाहते हैं। गाजी नासिर ने कहा, आपका मुकाबला जिस शख्सियत से है मिस्टर अली, उसके लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं उन हथियारों की तफसील जान सकता हूँ। वो बोला, अगर आप इजाजत दें तो आज शाम को आपकी रिहाइश गाह पर यह काम हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। उसके बाद मजीद कुछ देर गुफ्तगू होती रही, फिर ये मीटिंग बर्खास्त हो गई। मैं अपनी रिहाइश गाह पर पहुंच गया और मेरे वहां पहुंचने के तकरीबन 1 घंटे के बाद बड मेरे पास आया। उसका मुंह फूला हुआ था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो बड। बोला, मिस्टर अली, मैंने आपसे बहुत कुछ कहा था अपने बारे में और उसके बाद भी आपने मुझे नजरअंदाज कर दिया। इस बात से मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ। मैंने कहा, सॉरी बड, ये बात नहीं थी। तुमने देखा कि मैंने तन्हा रहकर एक काम कर डाला। उस वक्त तन्हाई ही मेरे लिए जरूरी थी। वो बोला, मैंने खुसूसी तौर पर उन लोगों से दाद फरियाद की थी कि कम से कम नई मुहिम में तो मुझे मिस्टर अली के साथ कर दिया जाए। अगर आप नामंजूर कर देते तो आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं क्या कदम उठा लेता। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या? बोला, बस मैं खामोशी से सहराए आजम से वापस चला जाता और उन लोगों से हमेशा के लिए माजरत कर लेता। मैंने कहा, अरे नहीं बड, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं। वो बोला, है ना मिस्टर अली, आप नहीं जानते मेरी ज़हनी कैफियत क्या है। आप वाहिद इंसान हैं जिसे मैंने अपने बारे में एक एक लफ्ज़ बता दिया है और इसके बाद भी अगर मुझे नज़रअंदाज कर दिया जाता तो मुझे क्या। मैंने कहा, चलो इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग लेता हूँ। वो बोला, मिस्टर अली प्लीज़ अब इतना ज़्यादा ऊपर न चढ़ाइए मुझे कि फिर नीचे गिरते ही चकनाचूर हो जाऊँ। मैंने कहा, नहीं बड, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। अगर मजबूर न होता तो यकीनी तौर पर तुम्हारा साथ न छोड़ता, लेकिन ये आर्जी जुदाई थी। इसके बाद यकीनन मैं तुमसे मुलाकात करता। मैंने तुम्हें पहले भी पेशकश की थी कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा मसरूफियत या दिली लगाव न हो इन इलाकों से तो मेरा साथ देना और मेरे साथ इस मुहिम के इख्तिताम पर अमरीका चलना। वो बोला, यकीन नहीं आता इस पेशकश पर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अब यकीन कर लो। बर्ड मुझे घूरने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब पहुंचकर उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। बोला, मिस्टर अली, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा, शुक्रिया बर्ड, मुझे तुम्हारे अल्फाज पर मुकम्मल एतमाद है और इसका सबूत ये है कि अब मेरे हर मामले के तुम वाहिद राजदार होगे। वो बोला, बहुत शुक्रिया मिस्टर अली। मैंने कहा, चुनाचे बड,
मुझे मैकनो के बारे में बताओ, क्या हम मैकनो पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं? वो बोला, हाँ चीफ, मैं बहुत अरसे से उसे जानता हूँ, बहुत ही अच्छा इंसान है, जरूरत पड़ने पर इंतहाई कारआमद और आम हालात में वफादार और जाननिसार, हम उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। मैंने कहा, अच्छा, क्या तुम प्रोफेसर जॉनथन के बारे में जानते हो? वो बोला, नहीं चीफ, ये कौन है? मैंने कहा, ये हमारा चौथा साथी होगा। उसके बारे में जिन खूबियों का इजहार किया गया है वो तो वाकई काबिल सताइश हैं। मसलन ये कि वो दुनिया की बेशुमार ज़बानें जानता है, इसके अलावा वो असलहा साजी का माहिर है और साथ ही हर किस्म के कोड वर्ड्स को हल कर लेता है। ये मामूली खूबी नहीं है, बल्कि इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल हो सकता है। उसने कहा, यकीनन चीफ, यकीनन हो सकता है, ऐसे आदमी को हम ज़रूर साथ रखेंगे। वैसे उसकी जिस्मानी साख्त क्या है? मैंने कहा, उम्र रसीदा, लेकिन पूरी तरह चुस्त चालाक। वो बोला, तो फिर कोई हर्ज नहीं है, क्या इसके अलावा भी कोई और शख्स है? मैंने कहा, नहीं, हमारी ये टीम अब सिर्फ 4 अफराद पर मुश्तमिल होगी। बर्ड ने कहा, मुनासिब भी है चीफ, बहुत ज्यादा लोगों की वजह से दुश्वारियां भी पैदा हो जाती हैं। शाम को 5 बजे गाजी नासिर, प्रोफेसर जॉनथन, फाखरा याकूबी और 4 नए अफराद मेरी रिहाइश गाह पर पहुंच गए। उनके पास लंबे लंबे सूटकेस थे। एक वसीओ अरीज कमरे में एक बड़ी सी मेज बिछाई गई और फिर प्रोफेसर जॉनथन ने उन लोगों को सूटकेस खोलने का इशारा किया। सबसे पहले तकरीबन 4 इंच स्क्वायर और 1.25 इंच मोटी एक डिबिया निकाल कर सामने रखी गई, जिसके ऊपरी हिस्से पर सफेद बटनों की एक कतार नजर आ रही थी। इन बटनों पर नंबर पड़े हुए थे। कोई 1.5 इंच चौड़ी एक सफेद रंग की स्क्रीन भी डिबिया पर नजर आ रही थी और उसके नीचे कुछ खास अंदाज की घड़ियां भी नस्ब थीं, जिनमें एक एक सुई लगी हुई थी। सबसे निचले हिस्से में स्पीकर्स थे जो बहुत छोटे छोटे और काफी तादाद में थे। प्रोफेसर जॉनथन ने वो मशीन मेरे सामने करते हुए कहा, ये मेरी ईजाद है मिस्टर अली, हम इस पर अपना कोई पैगाम किसी को नहीं दे सकते, लेकिन तकरीबन 1000 मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के ट्रांसमीटर्स के पैगाम इस मशीन पर मौसूल किए जा सकते हैं। ये खुदकार है और हर फ्रीक्वेंसी अपने तौर पर कंपोज कर लेता है। आप इसे फ्रीक्वेंसीज कंप्यूटर भी कह सकते हैं। यानी अगर खला में कोई पैगाम मौजूद है और वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पर दिया जा रहा है, तो ये सफ़ेद बटन जिस पर नंबर 1 लिखा हुआ है, ऑन करने के बाद इसकी मशीन हरकत में आ जाती है और फिर वो अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेती है। ये तमाम काम ऑटोमेटिक तरीके पर होता है। उसके बाद वो पैगाम नशर होने लगता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चूंकि ये खुद ट्रांसमीटर नहीं है, चुनाचे इसकी डिस्टर्बेंस कहीं भी रिसीव नहीं की जा सकती। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मिस्टर अली? मैंने कहा, न सिर्फ समझ रहा हूँ बल्कि हैरान भी हो रहा हूँ प्रोफेसर। वो बोला, शुक्रिया मिस्टर अली, मेरा मकसद ये है कि अगर सहराए आज़म में ट्रांसमीटर पर कोई पैगाम किसी को दिया जा रहा हो तो हम उससे रूशनास हो सकते हैं। मैंने पूछा, इसकी रेंज क्या है? प्रोफेसर ने कहा, 1000 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।